नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं जेके 24/7 का फेसबुक प्लेटफॉर्म और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले कि लगातार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के बयान को लेकर है। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो अपनी बयानबाजी की वजह से हर बार सुर्खियां बटोरते हैं, लेकिन आज उन्होंने जो बयान सामने रखा है वो कश्मीर फाइल्स को लेकर रखा है, क्योंकि कश्मीर फाइल्स देखने के बाद हर कोई निशाना डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर साध रहा था और उमर अब्दुल्ला की भी प्रतिक्रिया उसमें देखने को मिली। लेकिन इस बीच में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जब यहाँ पर अपना बयान सामने रखते हैं तो उनका साफ तौर पर कहना है कि उन्हें फांसी भी दी जा सकती है अगर उनकी गलती है। यानी कहने का मतलब यह है कि कई तरह की उन्होंने बातें भी यहाँ पर कह दी हैं और वो ये भी कहते हुए नजर आए कि बहुत अच्छे से वो चाह रहे हैं कि यहाँ पर कश्मीरी पंडित जो है वो कश्मीर घाटी के अंदर वापस आए। लेकिन उस वक्त के क्या कुछ हालात थे, सनम एजाज ने हमारे साथ ज्वाइन किया हुआ है। सनम, पूरी तरह से सवालिया निशान डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर लग रहे थे। जिसने भी ये मूवी देखी है, हर किसी का ये कहना था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी पूरी तरह से जिम्मेदार थी, क्योंकि उस वक्त सत्ता में काबिज थी और बोलबाला नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी का था, शेख अब्दुल्ला का था। लेकिन अब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, क्या कहे? देखिए, फारूक अब्दुल्ला का ये बयान कि मुझे फांसी दे होनी चाहिए, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, वो ये एक बयान इस कंटेक्स्ट में दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व दूर दूर तक नहीं है। कुछ पॉइंट्स वो बता रहे हैं। सबसे पहले वो पॉइंट ये भी बता रहे हैं कि जब उस टाइम रूबिया सईद जो गृह मंत्री की बेटी थी, जब उसको किडनैप किया गया था, तो उसके बदले में जो 5 टॉप जो लीडर्स थे सेपरेटिज्म के, उनको रिहाई का, तो फारूक अब्दुल्ला खुल के मुखालफत उसकी कर रहे थे। उन्होंने टोटली उस वक्त बिल्कुल नहीं माना था। जिस तरह के ये जो है हिस्ट्री जब कश्मीर की पढ़ते हैं इस सारी सिचुएशन की, तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है, जिसमें यहाँ के जो जाने माने तब सरकार में लोग थे, उन लोगों ने जब अपनी बुक्स लिखी हैं तो उसमें लिखा कि फारूक अब्दुल्ला टोटल ही उस टाइम उन 5 लोगों की रिहाई रूबिया शहीद के बदले में करने की जो मांग थी वो बिल्कुल उसके खिलाफ थे, और फारूक अब्दुल्ला ने तभी बता दिया था कि ऐसा नहीं होनी चाहिए। और फिर दूसरी बात यह, फारूक अब्दुल्ला जब तब यहाँ पे जब हालात खराब होने लगे तो उसके साथ ही जब जगमोहन को यहाँ पे लाया गया, तो उसके साथ ही फारूक अब्दुल्ला ने उस टाइम ग्राउंड यही बनाया कि जगमोहन यहाँ का गवर्नर है, इसलिए मैं इसको मैं रिजाइन कर रहा हूं। तो उन्होंने तब सरकार सत्ता छोड़ दिया था और पलायन जो पंतों का हुआ जगमोहन के दौर में हुआ, जब जगमोहन यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर तब गवर्नर हुआ करते थे, तब ये जम्मू कश्मीर एक स्टेट हुआ करती थी। तो फारूक अब्दुल्ला उसी कंटेक्स्ट में बता रहे हैं कि एक निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कौन दोषी है, कौन जिम्मेदार है, क्या है, ये सारी जो डिमांड है उसकी वो बता रहे हैं। और उसमें वो आंकड़े जो दे रहे हैं कि जब वो थे, चश्मदीद तो ये भी बता रहे हैं कि अगर उस समय में जगमोहन यहाँ पर मदद नहीं करते तो शायद हालात और भी बुरे हो सकते थे। कश्मीरी पंडितों को निकालने का काम जगमोहन की तरफ से ही किया गया, गाड़ियां भिजवाई गई और पुलिस को ऑर्डर दिया गया कि यहाँ से इन्हें ले जाया जाए सुरक्षित। देखिए जो चश्मदीद उस वक्त के हैं वो क्या बता रहे हैं वो अलग सी कहानी है, लेकिन ये एक ये वो इंडिविजुअल सर्कमस्टेंसेस उस वक्त के जो हैं उसमें जो पलायन हुआ, जो सब कुछ यहाँ पे हुआ, जिसपे अब ये फिल्म भी बन रही है, ये सब कुछ उन सर्कमस्टेंसेस में हुआ। वो बहुत ही एक अनफेयर हम कह सकते हैं वो जो हुआ उस टाइम। आज चश्मदीद जो बता रहे हैं, जो आज के अकाउंट बता रहे हैं, आज की डेट में बहुत से चश्मदीद ऐसे भी हैं, वो कुछ लोग अपनी पब्लिसिटी भी चाहते हैं, तो फिर वो उस तरह की बयानबाजी, वो लीडर भी बनना चाहते हैं, वो कमाई भी करना चाहते हैं, जो उस तरह की बयानबाजी। ग्राउंड सिचुएशन जो हम उस वक्त की देखेंगे, एक तो ये है कि उस वक्त जो भी पत्रकार थे जिन्होंने तब की खबरें लिखी हैं, उनको तब के अखबारों को पढ़ने के बाद ग्राउंड सिचुएशन पूरी तरह से पता चलती है। आज की डेट में हर कोई अपने मुफाद के हिसाब से ही बयान देता है, अपने मुफाद के हिसाब से, लेकिन ग्राउंड सिचुएशन हमें तब के जो अखबार छपते थे। 19 जी, जनवरी 1990 जब ये पूरा वाकया पेश आया, वैसे तो 1985 से ही ये सारा काम शुरू हो चुका था और 89-90 के दौरान कश्मीरी पंडितों को बाहर आना पड़ा। लेकिन 19 जनवरी 1990 से आप देखिए कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को देश से बाहर जाने की नौबत क्यों आ गई? उससे पहले वो यहाँ से क्यों चले गए? जब पता चल गया था कि सिचुएशन खराब हो रही है, सिचुएशन को नियंत्रण में करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए काम किया जा सकता था, लेकिन वो चले जाते हैं। अब कहीं ऐसा तो नहीं है कि एक डर जो है वो अंदर पैदा हो गया है और उसके बाद इस तरह से बयानबाजी हो रही है? देखिए, सबसे पहली बड़ी बात यह है कि 1985 का आज पंडित भाई लोग, कुछ लोग कहते हैं, कुछ उनके जो लीडर्स हैं वो बता रहे हैं 1985 में यहाँ से पलायन करने की कोई जरूरत नहीं थी, कोई मजबूरी नहीं थी, कुछ हालात उस तरह के नहीं थे कि हम कहें कि उन पे बड़ा फोर्स था, उन्हें पलायन करना पड़ा। 1985 में कुछ लोग घर चले गए हैं, वो बाहर चले गए हैं, वो सिंपल सी बात है, एक तरह से वो अच्छे रोजगार की तलाश में गए हैं,
तब कश्मीर के मुसलमान भी कुछ इंग्लैंड जाके बसे हैं, कुछ अमेरिका में हैं, कश्मीर का हिंदू भी मुल्क की कुछ स्टेट्स में। आज भी अगर आपको दिल्ली में बहुत से घर मिलेंगे, वो उन वक्त के हैं जब कश्मीर में हालात अच्छे थे, बिजनेस के सिलसिले में जाते थे। और कश्मीरी पंडितों का भी एक 100-200 फैमिलीज अगर उस समय के आसपास में गई हुई है तो बिजनेस के हवाले से गई है। तब ये ऐसा कुछ नहीं है कि उनपे कोई जुल्म था, कोई यहाँ पे उस तरह की सिचुएशन थी। फिर 89 जो 90s में जब फारूक अब्दुल्ला का यहाँ पे रिजग्नेशन हुआ, उस पे नेशनल कॉन्फ्रेंस क्वार्टर से जब बात करते हैं तो उनका यही कहना था कि दिल्ली ने तब उनपे थोपा। वो आज भी कहते हैं कि जगमोहन को उनकी जो जम्मू कश्मीर स्टेट गवर्नमेंट थी उसकी कुछ सुनी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट की दिल्ली ने। तब दिल्ली ने थोपा, सब कुछ किया, सब कुछ अपनी मर्जी से किया। और जब दिल्ली ने सब कुछ अपनी मर्जी से करना शुरू किया, चाहे वो रुबिया शहीद का रिलीज हो, चाहे वो बाकी जो मामला थे, तो उसमें फारूक अब्दुल्ला को लगा कि मेरी यहाँ कोई चलती नहीं है, मेरा तो नाम ही सिर्फ है, तो इस सरकार में सिर्फ मेरा नाम सामने रख के गोली चलाई जाती है। वो फारूक अब्दुल्ला का कहना है, या उसके नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग कहते हैं तब सब कुछ दिल्ली। वो कह रहे हैं कि 1990 में एक बहुत बड़ी साजिश थी और साजिश के तहत कश्मीरी पंडितों को वहां से निकाला गया। सनम, जरा समझाना चाहेंगे कि उस समय की कौन सी ऐसी साजिश थी जो आपका भी काफी तजुर्बा रहा है अब कश्मीर का, जम्मू का। देखिए, मैं पैदा ही कश्मीर में हुआ, तो तजुर्बे की बात भी नहीं है। मैं यहाँ पे उस सारा, चाहे मैं उसमें मेरा वो लड़कपन था, जवानी के दिन थे, उस समय में मैं पूरा विटनेस कर रहा था उस सारी सिचुएशन को। अब आज की डेट में जितने एक दुनिया देखने के बाद एक जो नजर आता है, वो उस टाइम नजर नहीं आ रहा था। उस टाइम जो जवानी का एक था, तो उसमें आज मैं उसको जब एसेस करता हूं तो मुझे बहुत से पर्दे नए नए से खुलते नजर आ रहे हैं। तब साजिशों का दौर भी हो, लेकिन तब साजिशों के साथ साथ कुछ हालात भी उस तरह के बनाए गए थे। अब वो हालात किसने बनाए, उसमें हम कहेंगे 87 का जो इलेक्शन था, वो सबसे बड़ा मुझे लगता है बहुत बड़ा सेटबैक था डेमोक्रेसी को, कश्मीर के हालात को। सबसे बड़ी वजह कश्मीर में मिलिटेंसी की जो है वो वही बनी। और उसके बाद अगर मिलिटेंसी हम कहें, जो मैंने एसेस किया, मिलिटेंसी हिंदू वर्सेस मुस्लिम नहीं थी, कश्मीरी पंडित वर्सेस ये नहीं था। उस वक्त बड़ी आबादी कश्मीर की अगर कहें तो वो गवर्नमेंट के खिलाफ थी, वो दिल्ली केंद्र के खिलाफ थे। ये मिलिटेंट्स जो थे ये दिल्ली के खिलाफ थे, और दिल्ली की जो भी बात करता था, चाहे मुसलमान करता था या हिंदू करता था, वो मारा जाता था, उसको वो निशाना अपने पे बनाते थे। तो ये चीज हम ये कहें आज की डेट में कि हिंदू वर्सेस मुस्लिम था, ऐसा कुछ नहीं था। न तब था, न आज है, न कभी कश्मीर में हिंदू मुस्लिम हुआ है। तब भी जो हिंदू लोग थे वो कश्मीरियों के साथ रहा करते थे, कश्मीरी लोग जो वो हिंदुओं के साथ रहा करते थे। एक आपस का एक भाईचारे की वो मिसाल जो है वो कश्मीर की कर रहे हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला। क्या लगता है कि कमीशन का अगर गठन होता है तो किस तरह से परत दर परत ये गुत्थी यहाँ पर खुलती जाएगी सना? देखिए, उसकी मांग जो है कई बार कश्मीरी भी करते रहे हैं, सिर्फ फारूक अब्दुल्ला नहीं, कश्मीरी भी कहते हैं, क्योंकि कश्मीरियों पे उनको लगता है कि ये जो फिल्में हैं, मैं आम कश्मीरी की बात करूंगा, ये फिल्म है या जो कुछ भी नरेशन जो नरेटिव तैयार किया जाता है, ये वो नरेटिव नहीं है। उस टाइम जिस तरह आज कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं के खिलाफ था तो एक नरेटिव तैयार किया जा रहा है, इसी तरह मुसलमान कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ, कश्मीर के मुसलमानों की बात करें, वो ये कहते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक नरेटिव है, इस्लाम फोबिया जिसे कहा जाता है। ये इस्लाम को टारगेट करने की कोशिश है। ये जो फिल्म बनानी, ये जो बाकी चीजें करना, जो टीवी पे बड़े बड़े डिबेट करना, दुनिया में आज सबसे बड़ी महामारी है, लेकिन टीवी पे आज डिबेट कश्मीर फाइल होता है। तो ये सारे एक इस्लाम फोबिक नरेटिव है। इस नरेटिव पे मुसलमान कश्मीर के पहले से कहते आए कि एक जुडिशियल इंक्वायरी हो, इंडिपेंडेंट इंक्वायरी हो, उसमें देखा जाए कि क्या वाकई कश्मीर के मुसलमानों ने ऐसा कोई रोल अदा किया है। अगर जिसने किया है, ठीक है, मिलिटेंसी अलग है, मिलिटेंसी में 10,000 लोग थे, 50,000 थे, 1 लाख थे, 2 लाख थे, लेकिन कश्मीर की आबादी जो है वो 70 लाख से जायद है। तो 70 लाख की आबादी पंडितों के खिलाफ नहीं थी। अगर कश्मीरी पंडितों के खिलाफ 70 लाख की आबादी होती तो इतने 10-10, 20-20 लाख के जुलूस यहाँ निकलते थे। वो अब्दुल्ला कह रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस लाया जाना चाहिए, कश्मीरी पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है। तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी तो सत्ता में सबसे ज्यादा रही है, कांग्रेस के साथ रही है, उस वक्त इस पर सोच विचार क्यों नहीं किया गया? क्यों कश्मीरी पंडितों को उनके घर में वापस नहीं ले जाया गया? क्यों आखिर वो लोग सिक्योरिटी यहाँ पर मांगते हैं कि जाने से पहले सिक्योरिटी का बंदोबस्त होना चाहिए, और कुछ का कहना है कि वो जाना नहीं चाहते हैं? देखिए, एक चीज मैं मानना ये बताना चाहूंगा, बात पते की यही है, खुल के कहनी चाहिए। न सरकार ने उनको वापस लाने में कोई प्रयास किए, चाहे उसमें केंद्र सरकार या जम्मू कश्मीर सरकार, में पास की बात करता हूं, और ना ही खुद कश्मीरी पंडित, क्योंकि अगर कश्मीरी पंडित आज वापस आते हैं उनका एक और पलायन होगा। अब वो सेटल हो चुके हैं,
अब वो सिर्फ कश्मीर में अगर आएंगे भी तो एक एज ए टूरिस्ट आएंगे, यहाँ पे कहीं कोई हट वगैरह बना के महीने में साल में एक बार आ जाएंगे। ऐसा कोई कश्मीरी पंडित का कश्मीर आने का मुझे नहीं लगता है। अब जितने लोग यहाँ कश्मीरी पंडित हैं, वो 5,000 हैं, 8,000 हैं, 10,000 हैं, वो बड़े आराम से खुले से मुसलमानों के साथ रहते हैं, उनको कोई परेशानी नहीं है। तो जो बाकी, हाँ, अब जो ये फिल्में वगैरह बनाई गई, जो कल ये कश्मीर फाइल फिल्म, उस फिल्म से जो है देखिए एक और डिवाइड हुआ है। अब कश्मीर का मुसलमान भी 10 बार सोचता है कि ये पंडित जो है मेरा भाई तो है, लेकिन वहां जाके मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है। और कश्मीर का पंडित, उसका छोटा बेटा, जब वो ये देखेगा, फिल्म देखता है, उसके बाद उसको यूं लगता है कि कश्मीर का हर मुसलमान जो है वो मेरे माँ बाप का दुश्मन है, उन्होंने मेरे माँ बाप को मारा है। उसको पड़ोसी, अपना दोस्त, अपना जिसके साथ वो बहुत अच्छे व्यवहार से बात करता था, उसको वो भी आज लगता होगा कि ये सब सब ये कमीने हैं, ये ऐसे हैं, इन्होंने मेरे बाप को मारा, मेरी माँ को मारा, मेरे रिश्तेदारों को मारा। हालात तो दिखा रहे हैं जिन लोगों के साथ वो आपबीती हुई है, तो जाहिर तौर पर खून हर किसी का यहाँ पर खौलता है, क्योंकि जिस तरह से देखिए, स्टोरीज दिखाई एक गई मिनट है फाइल के अंदर। लेकिन आशा, इस पर देखिए आप मैं, गौर करवाना ये है कि आपसी भाईचारे को खराब करने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। देखिए आशा, फिल्म फिल्म होती है। फिल्म में एक दृश्य सही होता है, लेकिन उसके बाद उस प्लॉट को इलाबरेट करने के लिए बहुत सी फिक्शन डाली जाती है। ये डॉक्यूमेंट्री है नहीं। ये डॉक्यूमेंट्री होती तो हम कहते कि नहीं, ये सही है। ये एक फिल्म है। फिल्म एक इंटरटेन का जरिया होता है। फिल्म हमारे हिस्ट्री को रिपीट नहीं कर सकती है। एक शॉट, एक स्पॉट, एक इवेंट को क्रिएट करके उसके आसपास घूम के पूरी फिल्म जो बनाई जाती है वो एंटायर हिस्ट्री नहीं होती है। हिस्ट्री का हर पहलू एक और भी होता है। जरूरत इस वक्त है एक सही हिस्ट्री बनाने की, एक सही डॉक्यूमेंट्री बनाने की। कश्मीर के पंडितों की, मुसलमानों का किस तरह से रोल रहा, सबसे इंपॉर्टेंट है रोल किस तरह से रहा मुसलमानों का। और सबसे इंपॉर्टेंट देखिए, 30 साल पुराने मुर्दे अब ये उखाड़े जा रहे हैं। गड़े मुर्दे, इसको उखाड़ने की बात की जा रही है। जो 30 साल पहले हुआ उसको दोबारा करके हम आपस में फिर डिवाइड कर रहे हैं। हमें इस वक्त आगे बढ़ने की जरूरत है। अमेरिका चांद पे पानी ढूंढ रहा है, हम यहाँ पे पानी सड़क पे नहीं। लगता सनम, सनम सुन लीजिए, आपको नहीं लगता कि फिल्म के माध्यम से सच्चाई को दर्शाया गया? जिन देखिए, लोगों को जितनी नहीं फिल्म पता मैंने, था तो 90 में क्या हुआ, इस फिल्म के जरिए उन लोगों तक वो सच्चाई पहुंची है। देखिए जितनी फिल्म मैं देखी है, अगर मेरा मन माने, मैं कश्मीर की सारी हालात का विटनेस हूं। 90 में मैं बड़ा था, मैं छोटा नहीं था कि कोई मामूली बच्चा नहीं था। मैं यूनिवर्सिटी स्टूडेंट था, कॉलेज यूनिवर्सिटी था। मैं उस सभी एविडेंसेस को मानता हूं जो कुछ उसमें दिखाया गया है। 2-4% आप सही भी है। आई विटनेस हुए ना, आप भी एक आई विटनेस हुए कि आपने अपनी जी, आंखों से वो सारा मंजर देखा है। बिल्कुल देखा है। मैंने बिल्कुल देखा है। मेरे सब जो क्लास फेलोज थे उनमें से लगभग 10-12 तो मेरे क्लास फेलोज नॉन कश्मीरी पंडित ही थे। कमल कृष्ण, राजा, मेरे बहुत दोस्त आज भी हैं, उनसे मिलते हैं हम, बड़ी अपने शौक से मिलते हैं। वो मेरे दोस्त थे। मैंने कई बार कहा है कि अगर मैं आज कहीं पे हूं तो उसमें योगदान मेरे टीचर भूषण लाल का है। भूषण लाल अगर मुझे पिटाई नहीं करता किया करते, तो मैं गांव का रहने वाला हूं, तो मैं शायद कभी स्कूल ही नहीं जाता, मैं कभी नहीं पढ़ता था। मैं घर वालों की बात कम सुनता था, और लेकिन भूषण लाल के डर की वजह से मैं स्कूल जाता था। मेरा टीचर रतन लाल, जिस तरह से उसने मुझे मैथ्स में पास किया है, जिस तरह से उसने मुझे पढ़ा के पास किया, ये देखिए आज की डेट में 4 बजे के बाद कभी क्लास नहीं होती। लेकिन मेरा कन्हैया लाल टीचर जो है, मुझे आज भी याद है, 4 बजे के बाद 4:30 बजे तक वो हम जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से शुरू हुई थी, लेकिन आपकी जीवनी पर चली गई। चलिए बताइए, लेकिन सुनना बहुत जरूरी है, इंटरेस्टेड मैं एक बहुत चीज स्टोरी है। मैं एक चीज क्रेडिट देना चाहूंगा। अगर मैंने मैट्रिक पास किया है, 10th 8th 9th तो क्लास, लेकिन अगर मैंने 10th पास किया है तो 2 लोगों को क्रेडिट जाते हैं, मेरे भूषण लाल टीचर को, कन्हैया लाल टीचर को, और भट्ट साहब जो एक मुस्लिम टीचर थे उनको, और मीर साहब। 4 लोग थे मेरे क्लास टीचर्स। और अब बिलीव करिएगा, मैं मैथमेटिक्स में कमजोर था। मेरे जो कन्हैया लाल जो हमारे प्रिंसिपल भी थे और वो इंग्लिश पढ़ाते थे, उनने जब मेरा मैथ्स देखा तो उसने, जो बहुत से लड़कों का मैथ्स देखा, तो उसने 4 बजे से हमारा क्लास शुरू किया। 4 बजे के बाद, क्योंकि दिन भर वो 4 से हमारा 5 बजे तक क्लास तब लगता था स्कूल में ही। वो बाहर नहीं लगता था, वो स्कूल में ही लगता था, उसी क्लासरूम में लगता था, लेकिन एक्स्ट्रा क्लास लगता था। और मेरी इंग्लिश जो आज भी कमजोर है, उसका अगर कहीं तो ये सुबह के टाइम 9 बजे से 10 बजे स्कूल खुलता था। 10 बजे हमारी मॉर्निंग असेंबली होती थी। मुझे आज भी याद है, मेरा टिकीपुरा हाई स्कूल का ग्राउंड हुआ करता था। मेरा 9 बजे पहला क्लास लगता था, 9 से 10 बजे तक। और वो क्रेडिट जो है वो भूषण प्रिंसिपल वहां का जो था, तब हमारे हेडमास्टर हुआ करते थे, प्रिंसिपल नहीं हुआ करते थे हाई स्कूल्स में। तो हेडमास्टर जो हमारे कन्हैया लाल जी हैं, अल्लाह उन्हें जितनी भी उम्र दे सकता है वो दे, जितना उनके साथ कर सकता है। और बिलीव करिएगा, जब वो सुबह हमारे आते थे, इन नाखूनों से हमारे खून निकला करता था।
इतनी हमारी पिटाई करते थे। वो जिद से कभी उनने पिटाई नहीं की है, क्योंकि अगर उनने आज उस दिन मुझे पिटाई नहीं की होती, मैं आज कहीं गाँव का हूँ, कहीं पहाड़ पे मैं आज भेड़ बकरियां करता होता, मैं आज शहर में नहीं होता, मैं आज टीवी पे नहीं होता। ये उनका है, उनका करना ऊपर वाले को था, लेकिन मेरा वो बहाना जो है, अच्छा आपको एक और बात बताओ, मेरे साथ आज ये मैं टीवी पे बता देता हूँ, राजा नाम का, उसका नाम मुझे स्कूल में क्या नाम है, लेकिन नाम से राजा था, मेरे क्लास फेलो था, पंडित, कश्मीरी पंडित लड़का था। हमारे यहाँ दूध लाया जाता था, उसके मम्मी पापा जो है वो दूध लाती थी, कहाँ से, ये दूध वाले से, गांव में गोरिया उसको कहते हैं, उसके घर से दूध लाते थे। तो ब्रेक का पीरियड होता था 1 बजे का, तो वहां से लाता, तो मैं उसके साथ जाता था। हम एक्चुअली बहुत बार हमने उस दूध को ऐसे ही दोनों ने मिलकर पिया है एक साथ में, मैंने भी दूध पिया है, उसने भी दूध पिया है, बाद में पानी डाल के उसको बराबर किया कि घर वाले मम्मी पिटाई ना करे कि दूध कहाँ गया। वो हम दोनों मिलकर चोरी करते थे उसका दूध। जबकि पंडित लोग जो हैं वो एक, वो दो भाई बाप बेटा भी एक थाली में नहीं खाते थे, लेकिन मैं और राजा एक ही, उस वर कहते हैं उसको कश्मीरी में, उससे दूध इकट्ठे पीते मतलब थे। बाद में वो दोस्ती थी और बचपन, आपसी भाईचारा भी था। दोस्ती नहीं थी हमारे यहाँ, ना हिंदू मुस्लिम था ही नहीं। मैं ये आज भी कहता हूँ, मेरे यहाँ हिंदू मुस्लिम था। जब ये शिवरात्रि होती थी, मुझे आज भी याद है, अमरनाथ जी के पास में ट्यूशन के लिए मॉर्निंग में जाता था, मतलब ये 6th 7th की बात है, मुझे पापा उन्हीं के पास भेजा करते थे। अमरनाथ जी बहुत बड़े थे, हमारे इलाके के बेस्ट टीचर माने जाते थे। तो उनसे जो लड़का पढ़ता था वो कभी बताते थे फेल नहीं होता था, एक वहां पे था। मैं अमरनाथ जी के घर जाता था, और शिवरात्रि पे मुझे याद है, मैं जब उनके घर गया तो वो चूल्हे को उस दिन वो करते थे, साफ करते थे। उस दिन पे होता है वो मिट्टी से लेपते हैं, ये लेपा करते थे। आज के ट्रेडिशन में पता नहीं है, उन दिनों गाँव में जहाँ पे ये बनाया जाए, उस दिन मुसलमान का उसके जाने में बड़े जो लेडीज होती थी वो बड़ा अपशुगुन मानती थी। और मैं सुबह के टाइम उनके घर में उसमें जाके तो चोरी करता था। वो उस दिन वो पकाते थे, बहुत अच्छी डिश बनती है, मैं उनकी डिश चोरी करता था। और मुझे अक्सर पकड़ा जाता था, उस मिट्टी को जब लेपा जाता था मेरे पाँव के निशान वहां पर लग जाते थे, तो पता चल जाता था ये सनम के लंबे पाँव हूं, ये वहां मुझे पकड़ा जाता था। वो फिर एक वो लेडीज थी, वो मजहब को मानती, वो नहीं खाती थी, लेकिन जितने भी मेल थे मेरे, जो बड़े थे अमरनाथ जी के दूसरे भाई वगैरह, वो सब खाते थे, जो मैंने जिसमें मैं हाथ डाला हो, लेकिन वो खाते थे, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। लेडीज का, हाँ मैं कहूंगा लेडीज में रहता, वो मेरे घर मेरी माँ में भी रहता था, मेरी बहन में भी रहता था, ये पंडित है इसको थोड़ा दूर ही रखो। लेकिन उनके घर में भी जो थी, लेकिन आपस में दोस्ती हुआ करती थी मेरी मदर की, और वो जो उनकी फैमिली की लेडीज थी उनकी सनम, अच्छी खासी ये दोस्ती बात थी। सुनकर बहुत अच्छा लगा कि दोस्ती भी थी, भाईचारा भी था, हिंदू मुस्लिम का कोई नाम नहीं था बीच में। लेकिन 1990 का जो दशक था सनम, वो हर किसी के जहन में है, और वो देखकर दुख होता है कि जो नरसंहार उस समय में हुआ। लेकिन खैर, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात कर रहे हैं सनम, क्या लगता है कि अगर अब यहाँ पर जिस तरह से डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला बयान दे रहे हैं, इस पर किस तरह से अमल किया जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि वो पूरी देखिए तरह अमल से तो नहीं अपील भी होगा, कर रहे हैं क्योंकि केंद्र सरकार से। देखिए अमल तो होगा नहीं, क्योंकि ये सभी सियासी जमातों के लिए एक मवाद है, इस पे सियासत करनी है, अमल करनी है। एक बार इंक्वायरी बिठा दें, कौन दोषी है सामने आ जाएगा। इंक्वायरी वगैरह होगी नहीं, सब वो पुराने पत्ते जो है खंगालते जाएंगे। दोषी जो होगा उसको कोई नहीं, उसको जो इस टाइम उसका जिम्मेदार है वो, उस पर कोई नहीं होगा। ये सबकी एक लंबी दुकान है, फारूक अब्दुल्ला की भी दुकान है, बीजेपी की भी दुकान है, कांग्रेस की भी दुकान है, कश्मीर एक लेबोरेटरी है, सबके लिए एक लेबोरेटरी। अब ये नया टेस्ट शुरू कर दिया कश्मीर फाइल्स का। मतलब और क्या जिस कारण तरह हो से सकता है कि राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है? इसका इसका केंद्र ही यही है, राज्य इसमें सिर्फ सियासत करनी है, देश में भी सियासत करनी है, जम्मू कश्मीर में भी सियासत करनी है, कश्मीर में भी सियासत करनी है। इसका किसी को मतलब ही नहीं है कश्मीरी पंडित से। अगर उनसे मतलब होता तो इस चलिए फिल्म में सनम, जो कमाई होती है वो उनको दे दिए धन्यवाद जाते। सनम जुड़ने के लिए। चलिए, तो फिलहाल बात आपने देखा कि बात सनम एजाज हमारे साथ जुड़े हुए थे, और सनम ने किस तरह से यहाँ पर जाते जाते एक बात कह दी है कि कमीशन का गठन होना चाहिए, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। उसके बाद ही यहाँ पर पिक्चर जो है वो क्लियर हो पाएगी कि आखिर कौन इसका दोषी था। लेकिन सनम ने अपनी जिंदगी से जुड़े हुए भी कुछ किस्से हमारे साथ साझा किए हैं, जो एक बहुत अच्छी मिसाल भी यहाँ पर छोड़ता है। लेकिन 1990 का दशक जब याद आता है, तो हर किसी के जहन में वो बात रह जाती है। लेकिन इस पर सवाल यहाँ ये खड़ा कर दिया गया है सनम की तरफ से कि सरकारें बहुत आई हैं और चली गई हैं, लेकिन किसी ने भी कश्मीरी पंडितों की वापसी को लेकर काम नहीं किया। हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां यहाँ पर सेकता हुआ नजर आया था। अब देखना ये होगा कि जो कमीशन गठन करने की बात कही जा रही है, अगर वो कमीशन यहाँ गठित किया जाता है तो किस तरह से कार्यवाही रहेगी, ये बड़ा सवाल है। आप देखते रहिए JK 24/7।